अच्छा रुक दे राज। अच्छा जी, अब आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। उसका पिछले किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नया बैच, ब्रांड न्यू बैच। वो कर लेंगे, वो एंड पे कर लेंगे। हाँ जी हाँ जी, इन्वेंट्री में माशाल्लाह इंट्रो में पड़ी होगी, वही है। अच्छा जी, आज हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक पढ़ना है। ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा जी, ब्रेक इवन पॉइंट, इसकी डेफिनेशन याद है किसी को? नहीं याद। लॉस एंड प्रॉफिट इक्वल होते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। हालांकि ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, हालात चेक कर। इट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी output in units of a business at which there is no profit, no loss. No profit, no loss. अच्छा जी, अभी समझाता हूँ बच्चों। आपने क्यूएम में प्रॉफिट का फार्मूला पढ़ा हुआ है? क्या था प्रॉफिट? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये प्रॉफिट का फार्मूला है। वेयर सेल रेवेन्यू का फार्मूला क्या था?
पता नहीं क्या था। सेल रेवेन्यू का फार्मूला पढ़ा था आपने बच्चों, सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड। ऊपर इट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी या प्रोडक्शन लेवल, आउटपुट इन यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। और प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और रेवेन्यू का फार्मूला क्या है? सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। और कॉस्ट का फार्मूला क्या है वो नहीं पता। पता किसी को? हाँ, टोटल कॉस्ट। बच्चों किसी भी इदारे में जो कॉस्ट होती है वो दो तरह की होती है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? द कॉस्ट which is independent of production level is called fixed cost। ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करती, टाइम पे डिपेंड करती। वक्त गुजरेगा तो कॉस्ट पड़ेगी, वक्त नहीं गुजरेगा तो कॉस्ट नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन से कोई लेना देना इसका नहीं है। एग्जाम्पल, रेंट। प्रोडक्शन हो या ना हो रेंट पे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा हो प्रोडक्शन कम हो, रेंट का ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं है, रेंट का ताल्लुक टाइम से है। जनवरी का रेंट, फरवरी का रेंट, मार्च अप्रैल, जितने महीने गुजरते जाएंगे रेंट पे करते जाएंगे। ऐसी है। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? द कॉस्ट विच वेरीज directly with production level is called variable cost। Example, material cost। जितने लेज के पैकेट बनाने हैं उतने आलू चाहिए। लेस के पैकेट ज्यादा बनाने हैं, आलू ज्यादा चाहिए। लेस के पैकेट कम बनाने हैं, आलू, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन के साथ वो कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्रोडक्शन 24 घंटे करनी है, बिजली ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन 8 घंटे करनी है, बिजली कम यूज होगी। ऐसी है। और अगर बिजली नहीं है तो फ्यूल, जनरेटर चलाएंगे। तो फ्यूल का जो खर्चा है ये कौन सा खर्चा है? वेरिएबल कॉस्ट है। फ्यूल यूज होगा जब जनरेटर चलेगा, तो जनरेटर तब चलेगा जब प्रोडक्शन होगी। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही, जनरेटर नहीं चलेगा, फ्यूल यूज नहीं होगा। स्टोरी समझ आ गई? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of production level। क्या ये बात समझ आई? नोट कर लीजिए। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of production level। Okay, point number 2, total variable cost always increase with increase in production level। Total variable cost always increase with increase in production level।
तीसरा पॉइंट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट always remains constant irrespective of production level। हाँ जी, ये समझ नहीं आई? और बोलो तो सही। देखो बच्चों, एक बिस्कुट का पैकेट बनता है, उसमें बिस्किट होते हैं, मेरा ख्याल इतने ज्यादा तो नहीं होते, पर इस एक बिस्कुट को आप परचेज करते हो या दूसरा बिस्कुट का पैकेट आप परचेज करते हो, बच्चों इन दोनों पैकेट का वेट सेम होगा। सोच लो, सेम पैकेट 20-20 रुपए का, तो क्या हमने कभी बिस्कुट परचेज करने से पहले उसको तोला है कि इसमें से एक आधा बिस्कुट चूहा ना खा गया हो? हमको जो दे रहे हैं वो दूसरा बिस्कुट है, ठीक है जी। तो वेट हमेशा क्या होगा? बाय डिफॉल्ट सेम होगा। उसमें शुगर, दोनों बिस्कुट सेम मीठे होंगे, या कोई ज्यादा मीठा होगा कोई कम मीठा होगा, सेम। उसमें आटा, एग्स, ठीक है, मतलब सादा अल्फाज में सेम इंग्रेडिएंट होंगे, ऐसे ही है। इवन कि अगर आप उसकी पैकिंग के बाहर देखोगे ना, इंग्रेडिएंट क्या उसने वेटेज लिखा होगा, ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, इतने ग्राम, ऐसी है स्टोरी। समझ आ रही? सारे इंग्रेडिएंट गवर्नमेंट कहती है जनाब आपने प्रोडक्ट के बारे में इंग्रेडिएंट लिखने हैं, जरूर लिखने हैं, अदरवाइज आप सेल नहीं कर सकते। तो बच्चों पर यूनिट जो बिस्कुट बनाया, पर यूनिट जो पर पैकेट है, उसका वेट, शुगर, फ्लोर, एग, सब कुछ क्या होगा? सेम होगा। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट जो मटेरियल की लगी होगी, क्या वो सेम होगी? चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन साल में एक बिस्कुट बनाए, चाहे साल में 1000 यूनिट बनाए, चाहे 1,00,000 यूनिट बनाए, पर यूनिट आने वाला खर्चा क्या होगा? सेम होगा। स्टोरी समझ आई? एक पेप्सी की बोतल लेते हैं, कोका कोला की बोतल लेते हैं, तो जो बोतल परचेज करते हैं, क्या उसमें देखते हैं कि पानी पूरा है कि कम है, ये ज्यादा है? कभी देखा है आज तक? नहीं देखा। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि तू किसी पे एतबार नहीं करता। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी। पॉइंट ये है कि परचेज किससे करता है तू? परचेज किससे करता है? तो फिर देखता क्या है? अच्छा, लोग जब पी रहे हो तो मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, शाबाश। सर क्या करूं, वेला बैठा होता तो मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? ये बात अच्छी तरह से आपने याद रखनी है कि पर यूनिट जो इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है, वो तमाम यूनिट्स में क्या होता है? उस बोतल में जो पानी होता है, कार्बोनेटेड वाटर जो होता है, उसका लेवल तमाम बोतलों में अगर आप गौर से देखें तो क्या होता है? सेम होता है। ये कहीं ना कहीं पे हमें वैसे ही पता है, सेम होता है, ऐसे ही ना। हमने कभी परचेज करते वक्त मैयर नहीं किया कि इसमें से जिस बंदे ने बोतल फिलिंग की है उसने अपना कोई घूंट तो नहीं लगा लिया, हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो फिलिंग किसी इंसान ने की नहीं है, वो किसी मशीन ने की है, इसलिए एतबार है। इंसान ने की होती तो सोचते। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। ठीक हो गया नहीं बच्चों? यहां तक की बात समझ आई? तो बच्चों, चाहे एक पेप्सी की बोतल पूरे साल में बनाई जाए, या 1000 बनाई जाए, या 1,00,000 हो, या 1 करोड़ बोतलें हो, पर बोतल जो वाटर है उसकी क्वांटिटी सेम होगी। तो बच्चों ये वो बात लिखी है कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी। अब अगली बात जो है वो इससे थोड़ी सी मुश्किल है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट always decrease with increase in प्रोडक्शन लेवल। ये बात समझ नहीं आई होगी आपको।
पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल। क्लियर है जी? इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल देख लें बच्चों। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में आपने टोटल रेंट पे किया, फर्ज करें 1000 1000 1000 1000 पर मंथ। लेकिन जनवरी में आपने जितने यूनिट्स बनाए, जनवरी में 1 यूनिट बनाया, कितने यूनिट बनाए? 1 यूनिट। तो पर यूनिट रेंट आपको कितना पड़ा? 1000 पड़ा। क्या ये बात समझ आ रही है? फरवरी में बच्चों आपने बनाए 10 यूनिट, तो पर यूनिट रेंट आपको कितना पड़ा? 100। सोच लो, नहीं समझ आई बात? समझ आ गई बात? मार्च में आपने बनाए 50 यूनिट, तो पर यूनिट रेंट आपको कितना पड़ा? 20 रुपए। अप्रैल में आपने बनाए 100 यूनिट, तो पर यूनिट रेंट आपको क्या पड़ा? 10 रुपए। मई में आपने बनाए 1000 यूनिट, तो पर यूनिट रेंट कितना पड़ा? 1 रुपए। समझ आ रही है किसको क्या कर रहा हूं मैं? डिवाइड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? किसको? टोटल रेंट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये आंसर आ रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, पर यूनिट रेंट मेरा कम होता जा रहा है, और टोटल रेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, ना इजाफा हो रहा है ना कमी हो रही है। टोटल रेंट मेरा सेम है, लेकिन पर यूनिट रेंट मेरा कम हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वो कम हो रहा है। क्या यहाँ तक की बात समझ आएगी? ये ऊपर वाली स्टेटमेंट नंबर 4 लिखी है, ये 100% क्लियर है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल। ये चारों बातें समझ आ गई? 100%। अच्छा जी बच्चों, अब एक बिजनेस है, उसकी हम बात करते हैं। वो एक यूनिट बनाता है, एक प्रोडक्ट है वो बेचता है। उस प्रोडक्ट की मार्केट में सेल प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट। कितने रुपए का मार्केट में बेचता है? 10 रुपए का। और उसकी वेरिएबल कॉस्ट, उसको बनाने का खर्चा जो है वो 6 रुपए पर यूनिट है। उसकी फिक्स कॉस्ट जो कि उसका रेंट है, वो 4000 रुपया रेंट देता है पर मंथ। बच्चों क्या ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होती है? पॉइंट नंबर 3 पढ़े। पॉइंट नंबर 3, हाँ जी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ। क्या ये बात याद रहेगी बच्चों? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट। और ये जो रेंट है ये पर यूनिट है, ये पर मंथ है। तो सादे अल्फाज में टोटल रेंट है महीने का। तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि प्रोडक्शन लेवल मेरा जो मर्जी हो, इसमें 6 ही रहना है और इसमें 4000 ही रहना, इसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। और अगर वो मार्केट में उसकी सेल प्राइस भी वो सेम रखे, कि सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तो सेल प्राइस भी किसी भी प्रोडक्शन लेवल पे सेल प्राइस भी क्या होगा? सेम होगा। ये तीनों चीजें कभी चेंज नहीं होगी, चाहे प्रोडक्शन लेवल 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 500 हो जाए, 600 हो जाए, क्योंकि इन्होंने तीनों ने चेंज नहीं होना। तो इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है कि डाटा हर प्रोडक्शन लेवल पे यही रहेगा। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों, हम ऊपर यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे कॉस्ट की, याद है? कॉस्ट का फार्मूला भी रहता है। कॉस्ट क्या हम कह सकते हैं? कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों क्या इस कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट है? इस फिक्स कॉस्ट का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर आई कैप कहे टोटल कॉस्ट समझ आती है, लेकिन अगर आई कैप सिर्फ कॉस्ट का वर्ड यूज करे
उसका मतलब ही क्या है, टोटल कॉस्ट। अगर आई कैप कहे टोटल फिक्स कॉस्ट ठीक है, लेकिन अगर आई कैप टोटल का वर्ड ना लिखे, सिर्फ लिख दे फिक्स कॉस्ट, तो दैट मींस टोटल फिक्स कॉस्ट। और अगर आई कैप लिखे वेरिएबल कॉस्ट, इसमें गड़बड़ है, ठीक है जी, इसमें जरा गड़बड़ है, जरा देखिएगा। क्या बच्चों ये वेरिएबल कॉस्ट जो आपने लिखी है दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको लिखा जा सकता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बच्चों। ये वाला रेवेन्यू का फार्मूला क्लियर है, और ये वाला कॉस्ट का फार्मूला, ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है ना। हाँ जी, कॉस्ट का फार्मूला क्या है बच्चों, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। क्या यहां तक की बात समझ आ गई? अब बच्चों आपके सामने डाटा है, अब जनवरी का महीना है, आपने कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस किए और बेच दिए। कितने यूनिट बना के बेचे? 1500 यूनिट्स। और आपसे कहा जा रहा है कि प्रॉफिट फाइंड करें। क्या आप कर सकते हैं? करें जी जरा, शाबाश, ट्राई करें, शाबाश, ट्राई ट्राई अगेन। सेल प्राइस क्या है? 10 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 6 रुपए। फिक्स कॉस्ट क्या है? 4000। जनवरी के महीने में 1500 यूनिट बनाए थे और बेच दिए। बना के अपने पास रखे नहीं हुए, बना के क्या कर दिए हैं? बेच दिए। आपने प्रॉफिट फाइंड करना है जनवरी के महीने का। क्या आंसर आ रहा है? उन्होंने कैलकुलेटर भी कर लिया, तुम बैठे हो। हाँ जी, हाँ जी, 2000। बच्चों सबसे पहले याद रखना, क्या प्रॉफिट का ये फार्मूला लिखा हुआ है? सबसे पहले तो प्रॉफिट का ये फार्मूला याद आना चाहिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगला पॉइंट, क्या आपके पास सेल रेवेन्यू का फार्मूला है? सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड। क्या आपके पास सेल प्राइस है? यूनिट सोल्ड भी है, मल्टीप्लाई कर दोगे रेवेन्यू आ जाएगा। अब अगला फार्मूला कॉस्ट का। क्या आपके पास सवाल में फिक्स कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है, और यूनिट जो बनाए हैं वो भी है। ये क्वेश्चन समझ आ रही? इन क्वेश्चन को यूज करें जल्दी जल्दी, शाबाश। सबसे पहले आपने मुझे रेवेन्यू निकाल के देना है। रेवेन्यू का फार्मूला क्या है? सेल प्राइस इनटू यूनिट्स। अच्छी है बच्चों। सेल प्राइस क्या है? 10। यूनिट्स कितने बेचे? 1500। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहेगा? क्या हम कह सकते हैं कि इतने पैसे हमने कमाए? अब आगे है कॉस्ट। कॉस्ट का फार्मूला क्या है बच्चों? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट क्या है? 4000। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 6 इनटू 1500, 13000। क्या हम कह सकते हैं कि इतने यूनिट्स हमने, इतने पैसे हमने लगाए? तो ये क्या रहेगा? प्रॉफिट। क्या हम कह सकते हैं कि ये पैसे हमने बचाए? कमाए, लगाए, बचाए। क्लियर? कमाए मींस रेवेन्यू, लगाए मींस कॉस्ट, और बचाए मींस प्रॉफिट। स्टोरी क्लियर है? और समझ आ गया? अब बच्चों, अब है फरवरी का महीना, उसमें हमने यूनिट प्रोड्यूस किए और सेल किए 900। कितने यूनिट बनाए? और बेचे कितने? जितने बनाए उतने बेच दिए। बच्चों वंस अगेन बताएं मुझे रेवेन्यू और कॉस्ट।
हाँ जी, 600 का लॉस है कि 400 का लॉस है? कैलकुलेट करो। कौन? उनके हमने खो दिया है। वो देखो उसको कितना गुस्सा है। हाँ जी, कितने यूनिट्स बनाए? 900। कितने पैसे कमाए और कितने पैसे लगाए? हाँ जी, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? माइनस में आंसर आ रहा है, दैट इज लॉस। तो ये बचाए थोड़ी हैं, डुबोए। गंवाए भी ठीक है, हाँ गंवाए भी ठीक हो सकता है, गंवाए ठीक हो गया जी। यहां तक की बात समझ आ गई। अब बच्चों मार्च का महीना है और सवाल उल्टा है। सवाल ये है कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 3,000 रुपए का। कितने यूनिट्स बनाएं और बेचें कि हमारा प्रॉफिट आ जाए? सवाल समझ आ गया बच्चों? क्या आपको सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पता है कि दिखाऊं? पता है कि सेल प्राइस 10 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 4,000 रुपए है। तो ये 1750। हाँ जी भाई, शाबाश शाबाश शाबाश।
1750। कैसे? तो जो रिवर्स क्वेश्चन है ये डेफिनेटली यहां पे हम अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम यूनिट्स जो हैं वो एक्स है। ओके, अब रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों? सेल प्राइस इनटू, बोलो तो सही, सेल प्राइस है 10 रुपए, यूनिट्स हमें पता नहीं, क्या अज्यूम करेंगे? कॉस्ट का फार्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स, ऐसी है। फिक्स कॉस्ट क्या है बच्चों? 4000, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 6 इंटू यूनिट्स एक्स। यहां तक की बात समझ आई? नहीं समझ आई? अगला पॉइंट बच्चों, प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट कितना चाहिए? रेवेन्यू का फार्मूला क्या है? कॉस्ट का फार्मूला क्या है? ऐसी है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इंटू 10x माइनस 4000 माइनस 6x। ये 4000 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, क्या आंसर आ जाएगा? 7000। ये 10x में से 6x माइनस होके क्या आ जाएगा? और x कैसे आ जाएगा? 1750 यूनिट्स। क्या ये बात समझ आ गई है? 100%। एक एक वैल्यू, जी जी दोबारा देख लें। हमने यूनिट्स क्या अज्यूम किए? एक्स। रेवेन्यू का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? सेल प्राइस इनटू यूनिट्स। सेल प्राइस हमें पता है 10 रुपए है। एक्स यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स के तौर पे। कॉस्ट का फार्मूला क्या पढ़ा है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू, फिक्स कॉस्ट क्या है? 4000, वेरिएबल कॉस्ट 6, यूनिट्स पता नहीं। अब प्रॉफिट का सबसे पहला फार्मूला हमने कौन सा पढ़ा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू, प्रॉफिट की जगह क्या लिखेंगे? 3000, रेवेन्यू 10x, कॉस्ट 4000 प्लस 6x। ये जब खोलेंगे ब्रैकेट तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ध्यान सॉल्व हो जाएगा। इधर से जब ये तो ये माइनस 4000 हो गया, ये नहीं समझ आया? ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट खोलते हैं, बाहर माइनस है, तो वो अंदर वाली सारी वैल्यूज को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। 4000 भी माइनस का और 6x भी, ठीक हो गया। ये 4000 माइनस का इधर क्या रहेगा? पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर सुनो माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा। अभी क्या जमाने थे जब हम कैलकुलेटर भी सारा कुछ कर लिया। अभी समझ नहीं आ रही है माइनस प्लस कैसे होगा। ठीक है जी बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा? 1750। ये कौन सा महीना था? मार्च का। अब बच्चों आया अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में वो कहते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए। अप्रैल के महीने में प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो बताएं कितने यूनिट्स हम बनाएं कि प्रॉफिट 0 आ जाए? हाँ जी बच्चों, प्रॉफिट है 0, कितने यूनिट्स बनाए? बच्चों सादा अल्फाज में
क्या मैं इस P की जगह 0 लिख सकता हूँ? P इज इक्वल टू R माइनस C, और P की जगह मैंने क्या लिख दिया? 0। तो ये 4000 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 10x माइनस 6x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4x, 4000। आंसर क्या रहेगा? ये 1000 जो आंसर आया रुपीज में आया है कि यूनिट्स में आया है? यूनिट्स में आया है। एक्स बेसिकली निकाले तो यूनिट्स। बच्चों ये 1000 यूनिट अगर कंपनी बनाए तो इसका 0 प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आएगा? 0 प्रॉफिट आएगा। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है जो हमने शुरू किया है वो क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मकसद क्या है? ये कौन सा पॉइंट है? ये वो आउटपुट है जहां पे किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट भी 0 और लॉस भी 0। तो क्या हमने बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लिया है? और ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन का तरीका भी समझ आ गया है? बच्चों प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट लिखा है। एट ब्रेक इवन पॉइंट मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। सोचो, ये ना 0 इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो कॉस्ट इधर आ रहे हैं, तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। जितने पैसे लगाए उतने पैसे कमाए। जरा देखो यूनिट्स में आंसर क्या आया है बच्चों? रेवेन्यू की इक्वेशन क्या है? 10x। कॉस्ट की इक्वेशन क्या है? 4000 प्लस 6x। x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 10 इंटू 1000, क्या आंसर आ जाएगा? 10,000। 4000 इंटू 6 इंटू 1000, क्या ये 10,000 आंसर आ जाएगा? बच्चों जितने पैसे कमाए उतने लगाए, 1 रुपया भी बचत नहीं हुई। स्टोरी समझ आ गई है? नहीं समझ आई? अब बच्चों यहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया इसके तरह शॉर्टकट्स बना लेते हैं, कुछ ऐसे फार्मूले जो फिंगर टिप्स में याद रह रहे हैं। बच्चों जरा गौर से देखना, आई कैप हमें कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो इन यूनिट्स। किसमें निकालो? यूनिट्स में। बच्चों सोच समय के जवाब देना। क्या सवाल में आपको 4000 दिया था? ये 4000 क्या चीज है? फिक्स कॉस्ट। सोच लो, ये 4000 क्या चीज है? फिक्स कॉस्ट। और ये बच्चों ये जो 4 आपने कैलकुलेट किया है, ये 4 कैसे आया है? सोचो, ये 4 कैसे कैलकुलेट किया आपने? कहां से 4 आया है? ये 4 आया है 10 में से 6 को माइनस कर, तो फिर ये 10 क्या है? 10 रेवेन्यू है, ये 6 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों क्या सादल फाज में मैं कह सकता हूं कि सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट नीचे डिवाइड हो रही है? ये समझ आई बात? सेल प्राइस भी पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट भी। क्यों पर यूनिट है? क्योंकि किसी भी लेवल पे चेंज नहीं होती, याद करो। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है ना, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज नहीं, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कभी चेंज, सेल प्राइस पर यूनिट कभी चेंज। स्टोरी समझ आ गई? तो इसलिए तीनों कांस्टेंट है। तो किसी भी कारोबार के बारे में अगर हमें 3 चीजें पता चल जाएं, क्या क्या? फिक्स कॉस्ट, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, हम आसानी से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जो ब्रेक इवन का जो आंसर आएगा वो रुपीस में आएगा कि यूनिट्स में आएगा? वो यूनिट्स में आएगा। स्टोरी समझ आ गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है ना? ये एक फार्मूला हो गया। अब बच्चों आगे सुनो, हो सकता है आई कैप हमें सेल प्राइस क्वेश्चन में ना दे, हो सकता है आई कैप हमें वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में ना दे, वो हमें सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस दे दे 4 रुपए। तो सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें ना तो आंसर क्या आता है? 4 रुपए। वो 4 रुपए हमें दे दे और 4 रुपए का वो नाम रख दे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट।
उसका नाम वो क्या रखेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला क्या है बच्चों, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जरा कॉमन सेंस यूज करो। आपने एक चीज बनाई, 6 रुपए का खर्चा आया, मार्केट में बेची, कितने रुपए कमाए, 10 रुपए, 4 रुपए की बचत हुई कि नहीं, ये बचत हुई। ये महीने के अंत में मालिक मकान आके ले जाएगा। सोचो रेंट पे करना कि नहीं पड़ना। ये तो 4 रुपए आपको हर यूनिट बना बना के बच रहे हैं, ये महीने के अंत में आपको 4,000 रुपये बना के पे करने हैं। ये क्या करने हैं, पे करने। कहाँ, तो जो रेंट देना है आपने, ठीक हो गया। तो ये जो 4 रुपए है, ये 4-4 रुपए इकट्ठे करेंगे और ये सारे के सारे पैसे इकट्ठे करके हम फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सोचो, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। मैंने एक चीज बनाई, कितना खर्चा आया, 6 रुपए, मार्केट में बेची 10 रुपए की, कुछ पैसे बचे, तो पैसे मैंने 4 रुपए बचा लिए। फिर अगला यूनिट बनाया, फिर अगला यूनिट बनाया, ऐसे करते 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 मैंने कितने यूनिट बेचे, 1000। सोचो कितने यूनिट बेचे, 1000 यूनिट मैंने बेचे। हर यूनिट पे कितने पैसे कमाए मैंने, 4 रुपए। टोटल कितने पैसे इकट्ठे हुए, वो महीने के एंड में आके रेंट वाले को दे दी, जेब में कुछ भी ना बचा। समझ। तो क्या ये 4-4 रुपए जो मैं इकट्ठे कर रहा हूं हर यूनिट को बना बना के बेच बेच के, क्या ये मेरे फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है? स्टोरी समझ आ रही है? इसको कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, आप समझ आई बात? ये जो कंट्रीब्यूशन है इसकी लॉजिक क्या है, इसको कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि 4-4 रुपए हर यूनिट से मुझे बच रहे हैं, ये अल्टीमेटली मुझे फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन है फिक्स कॉस्ट के अंदर, 4 रुपए। क्या ये लॉजिकली सारी स्टोरी समझ आ रही, नहीं समझ आ रही? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऐसी है, टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों अगर आई कैप आपको सवाल में सेल प्राइस ना दे, वेरिएबल कॉस्ट ना दे, तो परेशान नहीं होना, ब्रेक इवन यूनिट्स अभी भी कैलकुलेट हो सकते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये तो पहले वाला ही, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन अभी हौसला कर ला। हाँ जी, ये दोनों फार्मूले समझ आ गए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा बच्चों, हो सकता है आई कैप आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी ना दे, ना 10 रुपए की इंफॉर्मेशन है, ना 6 रुपए की इंफॉर्मेशन है, और ना ही 4 रुपए की इंफॉर्मेशन। तीनों इंफॉर्मेशन आई कैप ने नहीं दी। अब जरा सुनिएगा गौर से बच्चों, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 करें। कंट्रीब्यूशन क्या है 4, सेल क्या है इंटू 100 करें, तो बच्चों क्या आंसर मेरा आ जाएगा 40%। ये 40% ऑफ सेल प्राइस है, डिनोमिनेटर पे सेल है ना, तो 40% किसका निकला, सेल। हो सकता है आई कैप आपको ना 10 रुपए बताए, ना 4 रुपए बताए, ना 6 रुपए बताए, वो आपको दे 40%, और इसका नाम रखेगा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। क्या रखेगा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, इसको कहते हैं सीएस रेशो। सीएस रेशो, क्या ये बात समझ आएगी? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो का फार्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। अली ये सी कॉस्ट नहीं है, सी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको लिख लो CONT, कहीं मिक्स ना हो जाए, ये कॉस्ट नहीं है,
बात समझ आ रही है? आई कैप आपको सवाल में सेल प्राइस भी नहीं दे रहा, वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं दे रहा, तो कंट्रीब्यूशन 4 रुपए भी नहीं देगा, वो आपको देगा 40%, वो परसेंटेज में आपको वैल्यू दे रहा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे CS रेशो से। करके देखें जरा क्या आंसर आता है। 4000 को मैं 40% पे डिवाइड कर दूंगा, जो आई कैप ने हमें सवाल में दिया, तो 4000 डिवाइडेड बाय 40%, क्या आंसर आएगा बच्चों? ये आंसर 1000 नहीं आ रहा, हमारा आंसर क्या आना चाहिए था? हम एक्सपेक्टेड क्या था कि क्या आंसर आना चाहिए? 1000, लेकिन 1000 आंसर नहीं आ रहा बच्चों, 10,000 आंसर आ रहा है। क्या ये बात सुन रही बच्चों? ये जो 10,000 आया है, क्या आपको नजर आ रहा है ये क्या चीज है? हमारा आंसर यूनिट्स में नहीं आ रहा, हमारा आंसर रुपीज में आ रहा है। वो लेवल जो ब्रेक इवन लेवल है, वहां पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है? 10,000, तो हमारा वो 10,000 आंसर आ रहा है रुपीज में। तो जितना रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है, जितना रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट है ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो बच्चों याद रखना कि इस फार्मूले से जो हमारा आंसर आएगा वो यूनिट्स में नहीं आएगा, तो रुपीज में आएगा। हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन सेल्स जो है वो 10,000, ब्रेक इवन यूनिट्स नहीं, ब्रेक इवन रेवेन्यू, मेरा ब्रेक इवन रेवेन्यू कितना है? 10,000, और रेवेन्यू के बराबर ही कॉस्ट है। क्या मैं इसको ब्रेक इवन कॉस्ट भी कह सकता हूँ? क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो इस फार्मूले से जो मेरा आंसर आ रहा है तो ब्रेक इवन यूनिट्स नहीं आ रहा, ब्रेक इवन इन रुपीज आ रहा है, या सेल्स रेवेन्यू कह लें। हाँ जी बच्चों, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा, क्लियर है? अगर क्वेश्चन में सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दी जाएगी, हो जाएगा सवाल। अगर क्वेश्चन में आई कि आप ना सेल प्राइस दे ना वेरिएबल कॉस्ट दे, आपको दे दे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हो जाएगा सवाल। अगर आई कि आप ना कंट्रीब्यूशन दे ना सेल प्राइस दे ना वेरिएबल कॉस्ट दे, आई क्या दे आपको CS रेशो, तो डिवाइड करेंगे, लेकिन उस सूरत में आंसर रुपीज में नहीं आएगा, किस अमाउंट में आएगा? सॉरी, यूनिट्स में नहीं आएगा, रुपीज में आएगा। और ये ही रुपीज आपका रेवेन्यू भी है, और यही रुपीज आपकी कॉस्ट भी है। ठीक हो गया? हाँ जी, अगर बच्चों यहां से ब्रेक इवन रुपीज को आपने ब्रेक इवन यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, मतलब आई का क्या ही देता है कि यूनिट रुपीज में आंसर नहीं चाहिए, यूनिट्स में आंसर चाहिए, तो बच्चों क्या करेंगे? ब्रेक इवन इन रुपीज जो आपने आंसर निकाला है उसको सेल प्राइस पे डिवाइड कर दें। सोचें जरा, क्या तब भी यूनिट्स आ जाएंगे? नहीं समझ आए? सेल प्राइस तो गिवन ही नहीं होगी। हाँ जी, सेल प्राइस अगर फर्ज करें आपको गिवन हो, देखिए सिंपल सी बात है, अगर रुपीज से किस में कन्वर्ट करना है तो आई क्या आपको सेल प्राइस देनी होगी, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता। समझ आई है? नहीं समझ आई? अगर सेल प्राइस नहीं देगा, वेरिएबल कॉस्ट नहीं देगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नहीं देगा, CS रेशो देगा, तो हमारा आंसर कहां पे फाइनल है? ब्रेक इवन इन रुपीज, यूनिट्स में आंसर नहीं आएगा। अगर आई क्या को चाहिए आंसर यूनिट्स में, तो उसको क्या देना होगा? फिर सेल प्राइस देनी होगी। तो सर फिर उस सिनेरियो से भी तो कर सकते हैं सेल प्राइस। वेरी गुड। अब भाईजान का सवाल जरा गौर से सुनना बच्चों। भाईजान कह रहे हैं कि सर फिक्स कॉस्ट गिवन है 4000, सेल प्राइस गिवन है 10 रुपए, और CS रेशो गिवन है कितनी? 40%। तो हम पहले फार्मूले से कर सकते हैं, कर सकते हैं, इस फार्मूले से कर सकते हैं। क्या मसला है? वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, ठीक है जी? ना ना, आई क्या आपके साथ पंगा नहीं,
क्या क्या दिया उसने? फिक्स कॉस्ट, क्या दिया? सेल प्राइस, और क्या दिया? CS रेशो। फिर आगे आप कहता है कैसा दिया, और क्या मांग रहा है? ब्रेक इवन इन यूनिट्स मांग रहा है। कर सकते हैं? पहले फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे CS रेशो से, आंसर क्या आएगा? रुपीज में आंसर आएगा। फिर उसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाएंगे। समझ आ गई? अच्छा बच्चों, मेरा कल टाइम हो गया। चलो एक मिनट जरा हौसला हौसला। एक सवाल किया था हमने बचपन में, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि अगर 3,000 रुपया प्रॉफिट कमाना हो, याद करें, ये ब्रेक इवन का टॉपिक पढ़ने से पहले पहले आपने कैलकुलेशन किया, मैंने नहीं की, आपने कैलकुलेशन किया ना। आपने कहा, सवाल मैंने आपको दिया था कि प्रॉफिट है 3,000, फाइन क्या करना था, और आपने मुझे 1750 का आंसर दिया था। अब चूंकि हम शॉर्टकट बना ही रहे हैं तो इससे भी जान छुड़ाई जा सकती है। अब जरा सुनिएगा, ये 1750 आंसर आ सकता है, शर्त क्या है कि सवाल में क्या गिवन हो? प्रॉफिट गिवन हो। तो जब प्रॉफिट होगा तो बच्चों ब्रेक इवन होगा कोई? डेफिनेटली प्रॉफिट ब्रेक इवन पे नहीं होता, डेफिनेटली वो ब्रेक इवन से आगे की स्टोरी चल पड़ी, क्योंकि ब्रेक इवन पे प्रॉफिट है। अब सवाल ये है कि सर जी अगर प्रॉफिट दिया जाए, यूनिट्स कैलकुलेट करने हो, तो सबसे पुराना और आजमूदा तरीका तो यही है, लेकिन चूंकि हम अब फार्मूले बना ही रहे हैं तो उसका भी कोई शॉर्टकट बन जाना चाहिए कि सीधा सीधा 1750 आंसर आ रहा है हमारा। अब जरा सुनिएगा, अब आपने अगर टारगेटेड, इसको कहते हैं हम टारगेटेड यूनिट्स, अगर हमने ये यूनिट्स निकालने ही हैं तो बच्चों बस आपने एक काम करना है, फिक्स कॉस्ट के साथ प्रॉफिट लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा। चेक कर लो जरा, सवाल में फिक्स कॉस्ट क्या थी? 4,000। हमारा प्रॉफिट कितना था? 3,000। सेल प्राइस क्या थी? 10। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 6। तो आंसर आ जाएगा 1750। तो बोलो तो सही, समझ आई बात? तो ये जो फार्मूला बनाया है उसके साथ सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, वो क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड कर देंगे बच्चों तो ये ब्रेक इवन नहीं आएगा, इसको ब्रेक इवन नहीं कहना, क्योंकि ब्रेक इवन का प्रॉफिट क्या होता है? 0। अगर प्रॉफिट लिखा है तो ये ब्रेक इवन है। इसके लिए हम फिर कहेंगे टारगेटेड यूनिट्स, जो डिजायर्ड यूनिट्स, जो हम चाहते हैं कि कितने यूनिट्स हो। इस फार्मूले से शॉर्टकट तरीके से आंसर निकल सकता है। देसी तरीका अभी भी हमारे पास है, फर्ज करो पेपर में ये भूल जाए तो वो लेट यूनिट इक्वल टू एक्स करके कर लेंगे, वो नहीं बोलना, वो तरीका ऐसा था तो जो ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ने से भी पहले हमें आता था। ऐसा ना हो कि ब्रेक इवन की वजह से वो भूल है। और समझ आई यहाँ तक? आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। आज इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। वो मैंने सेंड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐड नहीं हो, नीचे टीए के जाओ, उसको कोई ऐड कर दे आपको। हाँ ये सारे बच्चे व्हाट्सएप में ऐड है ना? यस। जो ऐड नहीं है वो नीचे टीए के पास जाएं और वो ऐड हो जाएं। और सबको मैंने ये नोट्स ऑलरेडी एडवांस में सेंड कर दिए हुए, कल रात को मैंने सेंड कर दिए। ओके। कोर्स की क्लास थी।
और उसमें इंग्लिश होता है, उसमें जनरल नॉलेज होता है। FSC वाला सर। हाँ मतलब कि ऑनलाइन स्टूडेंट से 1 मिनट कोई आपके सवाल है मैं जवाब देता हूँ, आप बैठा जाए। सर ये क्वेश्चन बता रहा हाँ हूँ। जी हाँ जी। सर ये आपने क्वेश्चन नंबर 10 दिया था, ये एंट्री ऑफ लॉस उसमें कुछ पोस्ट ऑफ लिखा हुआ है 10,000, क्योंकि लॉस का नॉर्मल ऑफ ये आ रहा है टोटल, उसने 10,000 से ऐड और डेबिट किया क्रेडिट के, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 10 सर? मैं वाले जो जुम्मे के बाद आ सकते हैं? आज कल पूछते हैं कल क्लास से पहले पूछ लेंगे, ठीक है सर। मैं इसका कर देता हूँ, जवाब दे देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे पीछे सवाल देखना पड़ेगा। सर वो ये मुझे हार्ड कॉपी में होंगे ये वाले जो आज आपने पढ़ने हैं और मैं बुक शॉप पे पढ़े होंगे, बुक शॉप पे पता करवा सर कुछ और में बताइए चैनल वाले जो इंग्लिश क्वांटिटी है वो देगा, पास करेगा, फिर आ जाएगा। FSC बेस्ड होगा। हाँ सर कॉस्ट और उसके टाइप्स वेरिएबल फिक्स्ड कोड आपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ाई थी, तो आज ये दोबारा सेक्शन को ये कुछ बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है कोई इशू नहीं है, नई चीज़ नहीं है। पीआरसी में कोई एग्जम्पशंस हैं? पीआरसी में भी एग्जाम्पशन है। कौन कौन सी? अगर आपने पहले क्या कहते हैं मैथ पढ़ा हुआ है, पहले अकाउंटिंग पढ़ी हुई, A लेवल किया हुआ है, नहीं सर, मतलब इंटरमीडिएट से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। उसमें वन सेकेंड फिर अगर I.Com B.Com किया हुआ है, अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, एग्जाम्शन मिलेगी। लेकिन अगर उन्होंने अब पीआरसी में पेपर कौन सा आ रहा है, क्यू में मैथ भी है, स्टैट भी है, एफएससी में मैथ स्टैट आपने पढ़ी है, ICS वाले जो जनरल साइंस वाले से आते हैं उन्होंने पढ़ी होती है, बस उनको मिल जाती है। इंग्लिश भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है। अब इंग्लिश खत्म हो गई, नए स्कीम में इंग्लिश खत्म हो गई। सर लेकिन वो आपने कुछ कॉस्ट करवाए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने फोल्ड गुड्स निकालने के लिए, तो आपने जो हमें नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें आपने अपनी तरफ से एग्जांपल दिए थे, यहाँ पर क्लास में करवाई थी। नोट्स में से थे और उसके यूट्यूब लेक्चर भी अवेलेबल है। नहीं नोट्स में मैंने ढूंढे थे, क्वेश्चन नहीं मिले थे। तो नोट्स ले गए, 2-3 नोट्स हैं, आपने कौन से नोट्स में ढूंढा था? देखें ये देखो, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है, ये देखो क्वेश्चन 3 और 4 क्लास में 3, 4, 5 भी हुआ, 6 भी हुआ, 3 में से कोई एक सवाल होगा। जैसे देखो ये देखो 5 बेसिस पे ये, ठीक। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताएं कोई इशू आपका? स्टार्ट हुई है, एक भी स्लाइड नहीं मिली। ठीक है ज़ैनब, आज इंशाल्लाह सारी स्लाइड आपको मिल जाएंगी। आपका ये वाला जो गिला शिकवा है इंशाल्लाह भी जुम्मे के बाद मैं खुद दूर करूँगा। सर टेस्ट कब होगा? बुक मोहम्मद रमज़ान, मसला ये है कि बुक कोई भी नहीं, अभी कोई भी टीचर नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अभी ICAP की तरफ से फाइनल बुक नहीं आई। जैसे ही फाइनल बुक ICAP की तरफ से आ जाएगी, उसमें MCQs डाले हैं ICAP ने कि नहीं डाले, ट्रू फॉल्स आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो जब तक ICAP की तरफ से बुक नहीं ना आती, हम चैप्टर वाइज नोट्स डिस्कस किया करेंगे। मैंने आपको चैप्टर वाइज नोट्स सेंड किए हुए हैं रमज़ान मियाँ, वही कर लें, काफ़ी है अभी फ़िलहाल। इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर बुक आ जाएगी। हाँ जी, इसके अलावा आज का जो लेक्चर पढ़ा उसमें कोई मसला है, परेशानी है तो बता दें। आज का जो लेक्चर पढ़ा है उसमें कोई किसी तरह की कोई टेंशन, चले ठीक हो गया। मैं आज इंशाल्लाह सारी PDF आपको सेंड कर दूँगा, डन हो गया। थैंक यू जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।